भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 7वीं बातचीत आज दोपहर 12 बजे चुशुल में आयोजित होगी। कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पर महीनों से जारी तनाव कम होगा। इस मुलाकात में लद्दाख समेत पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में डिस्कलेशन पर जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होने वाला है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को भी तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। हाथरस गैंगरेप मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। उन्हें लेने के लिए पुलिस की टीम गांव पहुंची थी। बता दें कि पीड़ित परिवार को रात में लखनऊ ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने इनकार कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। आज शाम को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें वह 6 जिलों के 11 सीटों पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 अक्टूबर को 24 सीटों पर प्रचार करेंगे। आईपीएल के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गई है। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में मुंबई ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आज शारजाह में आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कोरोना संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। करीब 7 महीने बाद आज पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जज अपनी अपनी बेंच में सुनवाई करेंगे। लॉकडाउन होने के साथ ही मार्च के तीसरे सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट की अमूमन 5 बेंच में वर्चुअल सुनवाई के जरिए करीब 150 मामलों की सुनवाई हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,77 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,81,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2,83 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,19,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 61,40,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,62,000 तक पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,575 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,40,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से कुल आंकड़ा 2,600 के पार पहुंच गया है। वहीं 1,985 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,29,000 के पार पहुंच गया है। अभी 15,177 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,114 नए मरीजों से आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,348 पहुंच गई है। 11 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,253 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 1,800 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं राजधानी रायपुर में 231, कोरबा में 259, जांजगीर में 128 और रायगढ़ में 137 नए मरीज मिले हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलए श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की चुनौती दी है। सुंदरानी ने कहा कि प्रभारी पुनिया टेस्ट के बाद विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्रियों के साथ बैठकें और रैलियां भी कर रहे हैं। अब पुनिया के पॉजिटिव आने के कारण पूरा मंत्रिमंडल और सैकड़ों लोगों पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना काल में लोगों में जागरूकता के लिए राजा महाराजा भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। खरगोन के महेश्वर में होलकर घराने के युवराज यशवंत राव होलकर ने महेश्वर बचाओ मास्क लगाओ अभियान की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी से बने इस मास्क में देवी अल्ल्या की फोटो भी प्रिंट की गई है। यह मास्क पूरे महेश्वर सहित यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी बांटे जाएंगे। फ्रेंच ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। नडाल ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया की नोवाक जोकोविच को हराया। यह मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला। नडाल ने यह खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह आज ग्वालियर, गुना और शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज बमौरी, करैरा और पोहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आगर मालवा उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आ रहे हैं। चुनावी कार्यालय में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पहुंचे। गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस को किसान और गरीब विरोधी बताया। वहीं सांसद महेंद्र सोलंकी ने
भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने आगर मालवा में मनोज ऊंटवाल के समर्थन में नगर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। सभा में विजयवर्गीय ने 15 माह चली कमलनाथ सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित किया और इमरती देवी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और राजमाता के बलिदान को भी उन्होंने याद किया। वहीं इमरती देवी ने सिंधिया के सामने गुहार लगाई, किसानों की फसल की उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वह पीएम सीएम से बात करें। शिवपुरी के पौरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री सुरेश राठखेड़ा का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। कांग्रेस के नार्को टेस्ट की मांग पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछली सरकार तबादला उद्योग चला रही थी। उन्होंने कहा कि विकास की बात नहीं करने वाली सरकार का दरवाजा सिंधिया ने बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच नारियल की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं नारियल लेकर चलता हूं, लेकिन झूठे नारियल फोड़ने का काम नहीं होता, काम स्वीकृत भी होकर पूरे होते हैं। और अनूपपुर के राजपुर की चुनावी सभा में कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधा। छतरपुर की बड़ा मल्हारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने इशारों में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी की तुलना कालनेमी राक्षस से किया। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग बताते हुए कालनेमी का जिक्र किया और कहा कि कालनेमी संत नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और फिर उसका क्या हश्र हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अशोकनगर में चुनावी सभा के दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने परदादा जीवाजीराव सिंधिया के वफादार कुत्ते की समाधि को बेच डाला। मतदाता ऐसे शख्स के नाम पर वोट न दें। इधर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद से अब तक सिंधिया की संपत्ति न तो बढ़ी है और न ही घटी है। मरवाही उपचुनाव को लेकर बनाया गया प्रभारियों में से एक पालीताना खार के विधायक मोहित क्रिकेटर ने मरवाही में मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को मरवाही से कांग्रेस का विधायक देने की बात समझाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी क्षेत्र के एक गांव में कुछ लोगों के द्वारा साड़ी बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है और कांग्रेस पर लगातार साड़ियां बांटने का आरोप लग रहा है। कमलनाथ के काफिले में पथराव पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, सिर्फ राजनीति स्टंटबाजी के लिए कांग्रेस के ने काफिले पर पथराव कराया। उपचुनाव के दौरान अनूपपुर में प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री और राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हाथरस केस में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और मीडिया में जमकर प्रोपेगेंडा किया, जिससे भाजपा की छवि धूमिल की जा सके। ग्वालियर में राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता अरविंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्व निरीक्षक ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अरविंद सिंह ने बिना अनुमति के भीड़ जमा कर सभा की थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी व्यवस्था का नाम है और कांग्रेस अव्यवस्था का। बीजेपी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है और कांग्रेस में नेता चुनाव से गायब है। कभी सिंधिया को भूमाफिया बताने के अपने पुराने आरोपों पर प्रभात झा ने कहा कि जब कोई विरोध में रहता है तो विरोध करेंगे। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं दिख रही, जहां संभावित प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग फाइनल भी माना जा रहा है। वहीं के को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तीनों ब्लॉक के सरपंच संघ सहित ग्रामीण आदिवासी नेता बगावती सुर अलाप रहे हैं। एक और मरवाही उपचुनाव का ऐलान होते ही जहां जेसीसी के बड़े नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वहीं जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले हफ्ते से रोजाना औसतन 15 गांव में जनसंपर्क कर 150 लोगों को पार्टी की सदस्यता उन्होंने दिलाई है। मरवाही उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। गंभीर सिंह पेशे से डॉक्टर हैं और रायपुर में अपना अस्पताल चलाते हैं। आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जा रहा है कि वो पूर्व सीएम रमन सिंह के भी बेहद करीबी हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि यह कह रही है कि कोई भी उम्मीदवार हो, मरवाही से कांग्रेस की ही जीत होगी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी का ज्यादा फोकस 9 सीटों पर जीत को लेकर है। इसलिए बीजेपी अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का कोई भी प्लान चुनाव में काम नहीं करेगा। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी होने से धान का उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए सरकार धान खरीदी का लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा सकती है। सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मंत्री भगत ने कहा कि इस साल धान की पैदावार ज्यादा होने से धान खरीदी भी ज्यादा होगी। जांजगीर के चापा में आर्थिक तंगी से बुनकर सुराली लाल वांगन की खुदकुशी
के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की नीति को दोषी ठहराया। उन्होंने बुनकर के पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। रायपुर से लगे आरंग और खरोरा के बीच भैंसा गांव के पास ट्रक की भिड़ंत में घायल साइबर सेल के पुलिस जवानों से संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मुलाकात की और जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की। संसदीय सचिव ने उनके हर संभव और उच्च स्तरीय इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेकहारा अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की गई है। भिलाई के राधिका नगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया। आरोपियों ने प्रेमी जोड़े को पहले जहर देकर मारा, इसके बाद दोनों को जेवरा सिरसा के पास शिवनाथ नदी के किनारे जला दिया। सूचना पर पुलिस मृतका के भाई चरण कुप्पल और चाचा केरामू को थाने में लाकर पूछताछ की, तो दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्रा में एक घर में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिले है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला घर में अपने 2 नाती और पति के साथ रहती थी। बेटे के झगड़ा करने के कारण उसका पति नातियों को लेकर पड़ोसी के घर में चला गया था। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और बेटा घर से गायब था। भिंड के भीमनगर में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पानी मांगने के विवाद पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने 1 करोड़ रुपए और नौकरी सहित अन्य मांगे रखते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। बाद में समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हुए। धमतरी जिले के ग्राम अंजोरो के जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कंकाल मिलने की सूचना पर मगर रोड पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक 13 सितंबर से अपने घर से लापता था। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के कुचलने से उसकी मौत हुई है। कोरबा में पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पंप हाउस निवासी सुखविंदर सिंह के खिलाफ महिलाएं बुलाकर घर में देह व्यापार कराए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद एक आरक्षक को सिविल ड्रेस में ग्राहक बनाकर यह कार्रवाई की गई। सागर में कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वालों का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 63 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। लोरमी थाना पुलिस ने बैंक और एटीएम में चोरी करने वाले चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेह पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बैंक सिंहबारी में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद किए हैं। धमतरी कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाई की आड़ में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को धर दबोचा। जुआरियों के पास से 3 मुर्गा और नकदी रुपए भी जब्त किए गए। आरोपी मुर्गा लड़ाकर दाव लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोरमी में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कीमती लकड़ी जब्त की है। 77 नग अलदू की इमारती लकड़ियों जब्त की गई है। लोरमी वन परिक्षेत्र के रेंजर निखिल पैकरा ने बताया कि आरोपी अर्जुन भट्ट के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया है। धमतरी में माफिया बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। शहर से लगे अमेठी, कुरियारी और परसूली के रेत खदान में रोजाना बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के जरिए रेत की चोरी हो रही है। मामले में खनिज विभाग के अधिकारी की उदासीनता साफ नजर आ रही है। लिहाजा हर दिन हो रहा है रेत चोरी से शासन को रोजाना लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्वालियर में आचार संहिता और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर सड़क किनारे डीजे लगाकर जन्मदिन मनाना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने डीजे सामान के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों सहित डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरायपाली में नवरात्र और दीपावली पर्व को देखते हुए ढाबे में भोजन की गुणवत्ता और सोशल डिस्टेंसिंग जांचने के लिए नायब तहसीलदार ने निरीक्षण किया। कई ढाबों में अवैध रूप से रखे सिलेंडर और पॉलीथीन पाए गए, जिसे जब्त किया गया। वहीं कुछ ढाबों का लाइसेंस नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। धमतरी में धान खरीदी में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी समिति के कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग फिर शुरू कर दी है। साथ ही कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान के तहत वेतन देने की भी मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में धरना देकर मांग की गई थी। अब भी यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो सड़कों पर उतरेंगे। बलरामपुर जिले में इस साल धान की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे के मुस्कान मुरझा गई। लगातार बारिश के कारण धान की फसल को जमकर नुकसान पहुंचा है। धान के खेत में घुटने तक पानी जमा हो गया है। फसलें अभी कटी भी नहीं और फसल में जरई आना शुरू हो गया है।